Good evening, students. So let us continue with the topic of electrochemistry. In the previous lecture of electrochemistry, it was just an introduction lecture. हमने बेसिक टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड किया था और हमने कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस्टेब्लिश कर लिया था कि एग्जैक्टली वो है क्या। और हमने जाते जाते बात की थी क्या कि जब भी हम किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं होता। हमें हमेशा जब भी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल वैल्यू पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम उस इलेक्ट्रोड को किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके कंप्लीट सेल बनाते हैं और उस कंप्लीट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया करते हैं। और उस पोटेंशियल डिफरेंस से हमें एक किसी इलेक्ट्रोड का ऑलरेडी पोटेंशियल अगर पता हो तो फिर जो अननोन पोटेंशियल है किसी इलेक्ट्रोड का वो क्रिएट या वो पता करा जा सकता है। इनफैक्ट हमने ये बात की थी कि अगर हम ये मान के चलें किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमें पता ही नहीं तो अगर हम दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर भी लें और हमें उसमें से किसी का भी पोटेंशियल नहीं पता फिर तो हम अटक गए। तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला गया था? उसका सोल्यूशन ये निकाला गया था कि बाय रेफरेंस एक अजम्पशन मानी गई थी। क्या अजम्पशन मानी गई थी? अजम्पशन ये मानी गई थी कि जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है बाय रेफरेंस उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं दैट इज टेकन टू बी 0। लास्ट बार अगर मेरे हाथ में ये दो मार्कर्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, मैंने रेड वाले इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहा, मैं नहीं निकाल पाया। मैं ब्लैक वाले का इंडिविजुअली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहूं, नहीं निकाल पाऊंगा। मैंने इन दोनों को कनेक्ट करके एक कंप्लीट सेल बनाया। उस कंप्लीट सेल में मैंने इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया। इसका पोटेंशियल भी नहीं पता, इसका पोटेंशियल भी नहीं पता, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया। अब अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग गया और अगर मुझे किसी एक के पोटेंशियल की वैल्यू कहीं से पता चल जाए तो दूसरे की भी आ जाएगी। तो एज इट इज जब हमें किसी की पोटेंशियल नहीं पता तो फिर एक की पता होने वाली बात जस्टिफाई नहीं हो रही। नहीं, फिर साइंटिस्ट ने एक काम करा, उन्होंने कहा किसी की भी नहीं पता तो फिर किसी की भी वैल्यू नहीं निकल रही, तो एक काम करो, बाय रेफरेंस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड लो, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और उसका स्टैंडर्ड कंडीशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 असाइन कर दो, फिक्स कर दो। अजम्पशन है, ये रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में फिर बाकी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल आना स्टार्ट हो गया। यहां पे हमने लास्ट क्लास रोकी थी जी, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। सो सबसे पहले आगे चलने से पहले एक बार मैं आपको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का फिजिकल सेटअप दिखाना चाहता हूं। वो ये रहा जी। दिस इज लेट अस से द इलेक्ट्रोड ऑफ हाइड्रोजन गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। बोर्ड्स के अंदर 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जी, ड्रॉ SHE। तो उसके लिए मैंने डायग्राम बना के दिखाया जी। जो ये डायग्राम मैंने बनाया है ये बेसिकली किसी भी गैस इलेक्ट्रोड के लिए एप्लीकेबल है। इस डायग्राम में क्या है जरा इसको फटाफट से हम देखें जरा क्या क्या है इसमें। इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक प्लेटिनम स्ट्रिप ली। ये जो है ये हमारी प्लेटिनम स्ट्रिप है जी, ठीक है जी। प्लेटिनम स्ट्रिप को हमने एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब के अंदर एनक्लोज कर लिया और उस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब की साइड से एक ओपनिंग छोड़ दी जहां से कोई भी गैस अंदर एंटर कर सकती है। लेट अस से यहां पे हमने हाइड्रोजन गैस को अंदर एंटर करा दिया। क्लियर है जी बात? हाइड्रोजन गैस यहां से अंदर एंटर हो रही है। ये हाइड्रोजन गैस एनक्लोजेस प्लेटिनम स्ट्रिप फ्रॉम ऑल साइड्स। इसने क्या करा, इस हाइड्रोजन गैस ने चारों तरफ से इस प्लेटिनम स्ट्रिप को क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। यहाँ पे ये सारी क्या होगी जी, हाइड्रोजन गैस आ गई उसके आसपास। ओके, फिर ये पूरा का पूरा सेटअप हैज बीन डिप्ड इनटू क्या है जी, ये सॉल्यूशन है जी, सॉल्यूशन, ठीक है जी, कंटेनिंग H+ आयंस, सॉल्यूशन कंटेनिंग H+ आयंस। तो हमने अगर हाइड्रोजन गैस का इलेक्ट्रोड बनाना है तो मुझे हाइड्रोजन गैस को H+ आयंस के कांटेक्ट में लाना है। तो देखो जी अभी हाइड्रोजन गैस ये पूरे H+ आयंस के कांटेक्ट में आ गई, ये बबल आउट हो रही है, यहां से जा रही है, ऐसे आके ऐसे निकल रही है।
तो अगर मैं ये एनक्लोजर ना लेता, अगर मैं उल्टी टेस्ट ट्यूब उसके ऊपर ना लिखता, फिर तो गैस फैलती रहती। प्रॉपर एनक्लोजर बना के हमने क्या करा, उस गैस को थोड़ी देर के लिए हमने कहा कि यहाँ पे रुक और H+ आयंस के प्रॉपर कांटेक्ट में आ, और उसके अंदर हमने क्या डाल दी, प्लेटिनम स्ट्रिप। लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि हमें हमेशा एक इलेक्ट्रोड को प्रॉपर कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई ना कोई सॉलिड पार्ट जरूर चाहिए। अब H+ आयन सोल्यूशन है तो वो तो लिक्विड पार्ट है, H2 गैस है तो वो भी गैस पार्ट है। तो इन दोनों के अलावा मैंने प्लेटिनम की स्ट्रिप बीच में डाल रखी है, और ये जो बिल्कुल नीचे दिखा रखा है ये कुछ नहीं है जी, ये प्लेटिनम ब्लैक कोटिंग है जी, कुछ नहीं। उसी का कांटेक्ट और बढ़िया करने के लिए बिल्कुल प्लेटिनम की स्ट्रिप जहां पे एंड होती है उसको हम प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग कर देते हैं। क्लियर है जी बात? तो ये सेटअप है जी। अच्छा, ये तो हमें दिख रहा है जी, ये जो प्लेटिनम स्ट्रिप से कनेक्टेड ये क्या है, वायर है जी, वायर, नथिंग एल्स। तो ये सेटअप है। ये किसी भी गैस इलेक्ट्रोड का सेटअप ऐसे ही होता है, गैस लो, उसके नीचे सोल्यूशन हैविंग उस गैस के आयंस, और गैस को पास करने के लिए एक एनक्लोजर और अंदर एक प्लेटिनम की स्ट्रिप, उसको कनेक्ट कर रखा है वायर से। अभी जो फिलहाल मैंने बनाया ये SHE नहीं है, ये SHE नहीं बना, अभी ये HE बना। क्या? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन गया। अब इसके अंदर ये जो S है, ये S किसको रिप्रेजेंट करता है, स्टैंडर्ड कंडीशंस को। सो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो बना लिया He, ये जो बनाया ये He बन गया। अब इसको कंडीशन स्टैंडर्डाइज करना है। अगर मैं इसकी कंडीशन स्टैंडर्डाइज कर दूंगा फिर इसको मैं बोल दूंगा SHE। कंडीशन स्टैंडर्डाइज करने के लिए मुझे H2 गैस का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ H2 गैस विल बी टेकन टू बी 1 बार, और लेट अस से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते बट चलो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं जी। सो 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर पे मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, और H+ आयंस की कंसंट्रेशन मैंने 1 मोलर ले ली, ठीक है। एंड टेम्परेचर ऑफ दिस सेटअप मैंने 298 केल्विन ले लिया। जब ये कंडीशंस मैंने मेंशन कर दी, ये 3 कंडीशंस, प्रेशर, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, तब ये स्टैंडर्डाइज हो चुका है। और अब ये पूरा सेटअप किसका सेटअप है, SHE का। सो प्रॉपर लेबलिंग के साथ ड्रॉ करना है। अगर ये CBSE बोर्ड या किसी और बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन आता है ड्रॉ SHE, तो सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना, डायग्राम की लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए बेटा, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते जी। क्लियर है जी? सो एक बार मैंने SHE बना के दिखा दिया, ऐसे कोई भी गैस इलेक्ट्रोड बना सकते हैं। ओके, इन द लास्ट क्लास, आगे चलने से पहले इन द लास्ट क्लास हमने बताया था कि जो E होता है ना, जो E होता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसको हमने कहा था कि वो 2 तरह का होता है। याद है क्या क्या था वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? एक था जी OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और दूसरा था जी क्या, RP, रिडक्शन पोटेंशियल। रिमेंबर? और एक चीज और बताई थी, OP इज इक्वल टू माइनस ऑफ RP, या मैं उल्टा भी लिख सकता हूं, RP इज इक्वल टू माइनस ऑफ OP फॉर सेम सब्सटेंस। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का खुद ही का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो खुद के ही रिडक्शन पोटेंशियल का नेगेटिव होता है। नाउ बेस्ड ऑन दिस, एक बात देखो जी, एक एग्जांपल समझ लो फिजिकल। क्या? अगर मैं कह रहा हूं इफ OP is equal to 2, this implies RP will be is equal to minus 2 volts. अगर OP 2 volts है तो RP क्या है, minus 2 volts। और अगर OP let us say 4 volts है तो फिर RP क्या होगा, minus 4 volts। ठीक है जी, उल्टा, अगर ये -2 है तो ये 2, अगर ये -4 है तो ये 4, सिर्फ प्लस माइनस के साइन का डिफरेंस है। अदरवाइज मैग्नीट्यूड वाइज सेम सब्सटेंस के OP RP एक ही होते हैं, सिर्फ साइन का डिफरेंस आता है। अच्छा, फिर एक चीज यहां से जो हमें मैथमेटिकली क्लियर हुई वो क्या, नोटिस करो। ये मैंने क्या करा, ये मैंने अगर देखा जाए तो अगर मैं कह रहा हूं जी OP 2 अगर 4 वोल्ट्स हुआ, OP अगर 2 to 4 वोल्ट्स हुआ, दैट मींस इंक्रीज हुआ, है ना जी। अगर OP इंक्रीज हुआ, नाउ दिस इंप्लाइज RP क्या हो जाएगा, RP विल बी इक्वल टू -2 to -4। तो RP क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है जी। तो ये भी मैंने मैथमेटिकली जस्टिफाई कर दिया। एक ही सब्सटेंस का अगर पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला इंक्रीज होता है तो रिडक्शन क्या होता है, डिक्रीज। सो क्लियरली OP इनवर्स ऑफ क्या है,
आरपी है। सो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स चला करता है। क्लियर है जी बात? सो एसएचई का डायग्राम क्या है? लास्ट क्लास में इलेक्ट्रो पोटेंशियल के ओपी आरपी आपस में रिलेटेड क्या थे? अब जो बताई वो बात ये बताई कि भैया ओपी इनवर्स ऑफ आरपी चलता है। अगर ओपी इंक्रीज हुआ तो फिर आरपी क्या होएगा? डिक्रीज, एंड वाइस वर्सा। अगर ओपी डिक्रीज होता तो आरपी क्या होता? इंक्रीज। नाउ इन सब चीजों के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जी, उसका नाम होता है जी ईसीएस। ईसीएस, ईसीएस शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूं, पूरा नाम क्या है जी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है जी ये ईसीएस? ये ईसीएस क्या है? ईसीएस इज अरेंजमेंट इन particular order of RP OP वैल्यूज। हम अगर अलग अलग चीजों को अरेंज कर लें एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, वो जो पर्टिकुलर ऑर्डर है इट माइट बी डिक्रीजिंग ऑर्डर, इट माइट बी इंक्रीजिंग ऑर्डर, इट माइट बी ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इट माइट बी ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उससे फर्क नहीं पड़ता। बट एक ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करके लिखना, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमने कहा था जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर्स थे? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है, प्रेशर्स ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये तो चेंज होता रहता है। अगर ये पोटेंशियल वैल्यूज चेंज होंगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अगर चेंज होंगी तो ऑटोमेटिकली सीरीज में भी चेंजेस आ सकते हैं। बट अभी के लिए हम नॉर्मली जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करते हैं या डिस्कस करते हैं दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मतलब हम जो पर्टिकुलर ऑर्डर याद करेंगे वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जो पोटेंशियल्स हैं उनका याद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें हमेशा स्टैंडर्ड वैल्यूज ही लेनी है। ज्यादातर हमें अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन होती तो हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज के डाटा के अकॉर्डिंग एक सीरीज याद है तो हमने याद ही कर रखा है स्टैंडर्ड ईसीएस। अदरवाइज अगर हमें कुछ पोटेंशियल की वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है तो उनको हम अगर एक ऑर्डर में अरेंज कर दें सो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सिंपल। सो एक ऑर्डर में अरेंज करके लिख दो, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। Now very important, the main standard electrochemical series is written here. अब इसको हमने याद करना है कैसे, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है वो कैसे। सबसे पहले जो ये मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको लिख के दी हुई है बोर्ड के ऊपर, इसके अंदर लोअर एसआरपी हायर इन सीरीज, ठीक है जी, और हायर एसआरपी लोअर इन सीरीज। बेटा मैं चाहूं तो इसके अपोजिट सीरीज बना सकता हूं क्या? दोबारा, मैंने इस सीरीज के अंदर क्या करा? मैंने इस सीरीज के अंदर नीचे को क्या करा? डाउनवर्ड्स मैंने क्या करा? एसआरपी इंक्रीजिंग एसआरपी है, डाउनवर्ड्स इंक्रीजिंग एसआरपी। एसआरपी की फुल फॉर्म क्या बताई थी? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, दैट मींस रिडक्शन पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो उसकी इंक्रीजिंग वैल्यू है नीचे को, तो मैंने ऐसे अरेंज करा है। और अभी जो समझाया था, अगर रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो वो इनवर्स चलते हैं। तो कैन आई ऑल्सो से इट इज ऑल्सो व्हाट? डिक्रीजिंग व्हाट? एसओपी। नीचे को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। लास्ट क्लास में जाते जाते बताया था कि अगर कुछ मेंशन ना किया जाए तो हम पोटेंशियल को रिडक्शन मानते हैं। इसका मतलब ये था कि ज्यादातर कॉमनली यूज क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे को रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है तो नीचे को हायर रिडक्शन पोटेंशियल है, ऊपर को लोअर रिडक्शन पोटेंशियल है। इस तरह से मैंने सब्सटेंसेस को अरेंज करा हुआ है। मैं चाहता तो इसको उल्टा अरेंज कर सकता था, मैं इसको टॉप पे ले जाता और टॉप वाली चीज को बॉटम पे, फिर भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर रहता।
इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग हो जाता, लेकिन रहता तो पर्टिकुलर ऑर्डर। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, एनसीईआरटी बुक के अंदर इसका अपोजिट ऑर्डर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको ऐसे याद कर रहे हैं क्योंकि हमें जूनियर क्लासेस में एक सीरीज याद की थी, अगर आपको याद हो, उसका नाम था रिएक्टिविटी सीरीज। और वो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ कुछ हम सबको याद है, तो मैंने क्या करा, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के सीक्वेंस में ही चीजों को याद कर लिया। लेकिन एनसीईआरटी में इसका अपोजिट दिया हुआ है, तो ना तो एनसीईआरटी रॉन्ग है, ना ही हम रॉन्ग है, क्योंकि हमने कहा था हमने कोई भी ऑर्डर हो सकता है, पर्टिकुलर ऑर्डर, वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इट हार्डली मैटर्स। बस ध्यान ये देना कि जो भी मैं अपने सीरीज के आगे एप्लीकेशंस करवाऊंगा वो तभी एप्लीकेबल होंगे अगर मैं नीचे क्या मान के चल रहा हूं, हायर रिडक्शन पोटेंशियल। सो बस मैं अपनी सीरीज के अकॉर्डिंग चलूंगा। अगर आपको पेपर में या किसी क्वेश्चन में उल्टी सीरीज दी गई होती है तो आप कुछ ना करना जी, बहुत केयरफुली उसको ध्यान से इस तरीके से अरेंज करना कि नीचे हायर एसआरपी आ जाए, और फिर जो हम एप्लीकेशंस अभी याद करेंगे वो अप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है जी बात? तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर हम सब्सटेंसेस को इसी ऑर्डर में अरेंज करें। चाहे गिवन ऑर्डर ये हो फिर तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गिवन ऑर्डर ये नहीं है तो हम उसको रीअरेंज करके ऐसा बना लिया करेंगे क्या, कि लोअर इन सीरीज कम्स हायर रिडक्शन पोटेंशियल, और फिर हम अपनी एप्लीकेशंस उस पर चेक कर लिया करेंगे। क्लियर है जी बात? नाउ लेट अस ट्राई टू लर्न दिस सीरीज नाउ। इस सीरीज में जो ये रेड पोर्शंस दिखाए हैं मैंने, ये जो रेड सब्सटेंसेस दिखाई हैं, दीज आर और नॉन मेटल्स अदर देन मेटल सब्सटेंसेस, और जो ब्लू वाले दिखा रखे हैं मैंने मेटल्स दिखा रखे हैं। अगर आपको याद हो तो आपने मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज करी थी। अब मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको यहीं क्लैरिफाई कर दूं, मेटल्स की जो एक्चुअल रिएक्टिविटी सीरीज आपने याद करी थी और ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी ईसीएस हमने लिखी है, ये 90 to 95% सेम ऑर्डर में चलते हैं, लेकिन 100% एग्जैक्टली सेम नहीं है। कुछ कुछ जगह पे रिएक्टिविटी सीरीज कुछ और है और हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कुछ और है, बट मोर और लेस हम आगे से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ही यूज करेंगे। और हमसे अगर कोई मेटल्स की रिएक्टिविटी आज के बाद पूछेगा तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। क्लियर है जी बात? लो एक बार जरा, हमने एक निमोनिक बना रखा है, इसका शॉर्ट फॉर्म बना रखा है, देखिए जरा जी क्या है। काफियों को वो ऑलरेडी याद होगा, मैंने कुछ उसको मॉडिफाई करा है जी, देखना जरा जी, देखना। मैंने ये जो सब्सटेंसेस इधर लिखे हुए हैं, इन सब्सटेंसेस के शॉर्ट फॉर्म्स बना के फिर कुछ याद किया, जैसे लाला, ठीक है, करोड़ीमल का, लाला करोड़ीमल का, नत्थु माली, नत्थु माली, आलू। जो भी मैंने ये निमोनिक याद किया, सिर्फ इसमें एक यही चीज है जिसका मैंने कोई पार्ट नहीं माना, इसको अलग से याद रखना जी, अदरवाइज मैंने सबका बना रखा है। लाला करोड़ीमल का, नत्थु माली, आलू, जरा, करारे, फिक्के, कड़वे, कौड़े। बीच में मेरा एक एलिमेंट रह गया जी, चलो, पकाता। बीच में एक एलिमेंट यहां मिस हो गया, बना रहा हूं जी, कड़वे कौड़े। यहां पे एक एलिमेंट मिस हो रहा है, यहां पे बना रहा हूं जी, यहां पे याद रखना जी, यहां पे इनफैक्ट दो मिस हो गए जी, ठीक है जी, यहां लिख रहा हूं जी, दो एलिमेंट्स आएंगे जी। यहाँ पे स्पेस है कि नहीं है देखते हैं जी। यहाँ पे कोबाल्ट और लेड के बीच में दो एलिमेंट्स और आएंगे, एक आएगा पहले Na और फिर आएगा Sn, ये इन दोनों के बीच में आएंगे जी। फिर Pb आएगा, बनाते टाइम मिस हो गए बेटा, सॉरी। ठीक है जी, कोबाल्ट के बाद निकल, के बाद टिन, के बाद लेड। निकल के लिए आता है जी निकम्मे, सड़े हुए। फिर Pb के लिए पकाता, फिर H2 के लिए है। देखना जरा जी, लाला करोड़ीमल का, नत्थु माली, आलू जरा, करारे फिक्के, कड़वे कौड़े, निकम्मे सड़े हुए, पकाता है। जैसे याद रह जाए, है ना जी, चाहे हंस के याद करो चाहे रो के, इट्स बेटर कि हंस के याद कर लें फिर। चलो जी, लाला करोड़ीमल, लाला एल लिथियम, करोड़ीमल के पोटेशियम, का Ca, नत्थु Na, माली Mg, आलू Al, जरा Zn, करारे Cr, फिक्के Fe, कड़वे
CD कौड़े, CO निकम्मे, NI सड़े हुए, SN पकाता, PB है H2। अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है जी, वो ये कि फिक्के और करारे कैसे हो सकते हैं जी, बस ऐसे ही याद किया हुआ है, करारे फिक्के। कई बार ना फिक्के करारे बोल देते हैं, ऑर्डर में कंफ्यूजन हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बात और याद रखा हुआ अपने लिए कि भाई करारे फिक्के इसी ऑर्डर में है। मैंने कहा जी कर्फ्यू है ना जी, कर्फ्यू, ये कर्फ्यू है तो करारे फिक्के का ऑर्डर रहेगा जी। और मैंने इसको भी ऐसे याद किया हुआ है कि पहले हिंदी में बताया, जब हिंदी नहीं समझ आई तो फिर साडी मातृभाषा पंजाबी आई, पंजाबी में समझाया गया जी। कहता जी करारे फिक्के कड़वे, आदि दिनों को समझ नहीं आया कड़वे क्या, कहता जी कड़वे का मतलब कौड़े, कड़वे कौड़े निकम्मे सड़े हुए पकाता है। अब एक सिंपल सी बात है, तो वो माली, अब उससे आप पकाने का काम ले रहे हो तो फिर गड़बड़ तो होनी थी। माली थोड़ी बनाता होता है, कुक बनाता होता है, तो इसलिए माली ने कुक का काम करा तो गड़बड़ कर दी। करारे फिक्के कड़वे कौड़े निकम्मे सड़े हुए पकाता है। समझ गए जी बात? चलो यहां तक हमारा याद हो गया जी, यहां तक याद हो गया। उसके बाद आगे नीचे फिर आगे जी क्यों, क्यों, ये क्यों इसमें, क्यों इसमें अजीब हैगी बात, याद हो गया जी, क्यों इसमें अजीब हैगी बात, मैंने ऐसे याद कर ली तोड़ तोड़ के। लाला करोड़ी मल का नत्थू माली आलू जरा करारे फिक्के कड़वे कौड़े निकम्मे सड़े हुए पकाता है, क्यों इसमें है, क्यों इसमें अजीब हैगी बात, ये तो अजीब होनी होती थी, क्यों इसमें अजीब हैगी बात, क्यों Cu कॉपर, इसमें आयोडीन आई, अजीब Ag सिल्वर, हैगी Hg मर्क्यूरी, बात Br ब्रोमीन। ठीक है जी। अब इसके बाद लास्ट रह गया जी, लो जी फिर मैं बता देता हूं जी, उसने कल, उसने कल आना, आना फिर, उसने कल आना है फिर, उसने कल आना फिर, उसने कल आना है, हिंदी में बोले उसने कल आना है फिर। याद करने के तरीके बना रखे हैं ऐसे ही, उसने कल आना है फिर, उसने मतलब O2, कल मतलब क्लोरीन, औना पंजाबी में बोले औना, औना है तो Au, फिर के लिए फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरह से निमोनिक बना के ये पूरी एक सीरीज याद की हुई है जी। इस सीरीज का नाम है जी क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद आ रही है जी बात, समझ आ गई जी यहां तक बात, याद कर लोगे ना यहां तक, सो इट्स इजी। तो इस शॉर्टकट से याद करना जी, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ गाना गाना याद रह जाए, आपको ये पता लगे भूल ही जाए कि भाई चीज क्या उसके साथ। लाला के लिए है क्या, लिथियम, क्रोडीमल के लिए है क्या, पोटेशियम, फेर के लिए है क्या, फ्लोरीन, ये भी याद रखना जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें हमने जो नीचे को लिखा हुआ है हायर एसआरपी लिखा है, उसका मतलब क्या, जरा एक बार समझना, मैं एक बार समझा रहा हूं जी, एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है ईसीएस में, बताते हैं कंफ्यूजन क्या क्रिएट होती है बताता हूं। देखो इस सीरीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू सीरीज, अकॉर्डिंग टू ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा जाए, एस आर पी ऑफ, मैं कोई भी दो एलिमेंट्स पकड़ के स्टार्ट करता हूं, लेट अस से कंपेयर करता हूं मैं, चलो मैं कंपेयर करता हूं, एक ले लेता हूं जिंक और एक ले लेता हूं कॉपर, इन दोनों से कंपेयर करना स्टार्ट करता हूं। लास्ट क्लास में यही लिए थे ना, एस आर पी ऑफ क्या, जिंक इज लेसर देन एस आर पी ऑफ कॉपर। कॉपर इस सीरीज में जिंक के कंपैरेटिवली नीचे आ रहा है, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से कम है। जिंक ऊपर है, जिंक जो है वो ऊपर है, हायर इन सीरीज है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। कॉपर कंपैरेटिवली कहां है, नीचे है, लोअर इन सीरीज है, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है। ये समझ आ गया जी। अब ऐसे लिखना ही ट्रैप में घुसना है, आगे से भी आप ऐसे ही बोला करोगे, बट ये 100% करेक्ट नहीं लिखा हुआ जी। वो कैसे,
अगर आप बहुत ध्यान से देखो, ये जो रिडक्शन पोटेंशियल दिखाए गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, reduction potential of metal actually means reduction potential of its cations. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लोग भूल जाते हैं। हम रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल बोलते रहते हैं, नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इट्स कैटायंस है। ऐसे देखने में लगा जैसे हम कहा करते हैं, मान लो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, इसका मतलब इसके हिसाब से तो मतलब निकल के आया रिडक्शन ऑफ जिंक, है ना, जैसा पोटेंशियल वैसा रिएक्शन। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक लिखा तो रिडक्शन ऑफ जिंक दैट इज इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय जिंक। वो तो गलत हो गया जी, this is not correct, this is not correct. Why not correct? Actually electrons gained by Zn2 plus, not Zn. अगर जिंक इलेक्ट्रॉन गेन करता, देखना जी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन गेन बाय जिंक का मतलब तो ये हो जाता Zn plus 2 electrons will become Zn2 minus। अरे ये तो गलत है जी, जिंक 2 माइनस थोड़ी बनता है, जिंक तो 2 प्लस बनता है। लेकिन आप तो रिडक्शन की बात कर रहे हो, फिर क्लैरिफाई करो। हम कह जरूर रहे हैं कि मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल है, बट एक्चुअल में वो रिडक्शन पोटेंशियल उसके कैटायंस का है, पॉजिटिव आयंस का है। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली गेन्ड बाय Zn2 प्लस, नॉट जिंक। तो ये कहना हम कह देते हैं, बट इसका बेटर वर्जन क्या होगा? बेटर वर्जन क्या होगा जी? बेटर वर्जन इसका यही होगा जी, बेटर क्या, आरपी ऑफ Zn2 प्लस इज लेस देन आरपी ऑफ Cu2 प्लस। बेटा बेटर तो यही है, ये कहना, लेकिन अभी भी आगे से मैं भी आप भी यही बोलते रहोगे। शॉर्ट में ऐसे ही याद करते हैं, भूल जाते हैं कि कैटायंस की बात करनी थी, बट फिर अपने माइंड में क्लैरिटी रखना कि जब हम मेटल्स के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो उसमें इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं उनके रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैटायंस की। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कोई टेंशन नहीं होती, वो तो जैसा आप बोलते हो वैसे ही होता है। इतनी बात समझ आई? इसी सीरीज के अकॉर्डिंग अगर मैं उल्टा बोलूं, जिंक ऊपर है, जिंक ऊपर है, तो अगर जिंक ऊपर है उसका एसओपी ऊपर वाले का, देखो ऊपर वाले का एसआरपी लोअर है, और आरपी का उल्टा क्या होता है? ओपी। तो इसका मतलब ओपी ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन ओपी ऑफ कॉपर। ये बात सही है। दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक easier than oxidation of copper। तो पहले तो अपने आप को इंटरप्रेट कराओ कि सीरीज में हम चीजों को याद जब करें या बोलें तो उसका मतलब क्या है, ताकि गलती ना हो। ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक इजियर देन ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर। अब यहां मैंने जिंक कहा था, जिंक ही रखा, अब कैटायन नहीं बोला। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ अब सही है। जिंक इजीली Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएगा, लेकिन कॉपर इजीली कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं बन पाएगा। समझ गए जी बात? कॉपर इजीली कॉपर 2 प्लस नहीं बनेगा, जिंक इजीली जिंक 2 प्लस बनेगा बेस्ड ऑन दिस सीरीज। सो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैटायंस होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ मेटल्स ही रहता है। ठीक है जी, क्लैरिटी है जी इस चीज में? तो इसको इंटरप्रेट करना तभी सही आएगा अगर हमें पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सीरीज लिख लो। अब नॉर्मली लोग सीरीज पता है कैसे लिखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज की तरह। इधर वाले आयंस लिखते ही नहीं, सिर्फ मेटल या सब्सटेंस लिखते रहते हैं। इसीलिए मैंने प्रॉपर सीरीज आपको लिख के दिखाई है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये तो मेटल्स के लिए था। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल मींस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इट्स कैटायंस, लेकिन ये प्रॉब्लम मेटल्स में आती है, नॉन मेटल्स में नहीं। अगर नॉन मेटल्स की बात करूं, चेक करो, आयोडीन को पकड़ो और लेट अस से ब्रोमीन को पकड़ो।
आयोडीन एंड ब्रोमीन आर नॉन मेटल्स। अगर मैं आयोडीन और ब्रोमीन नॉन मेटल्स की बात करूं तो नोटिस करो, आयोडीन और ब्रोमीन में से ब्रोमीन नीचे है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। तो ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, उसका मतलब ब्रोमीन जल्दी रिड्यूस होगा। तो जल्दी रिड्यूस होगा मतलब ब्रोमीन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो नॉन मेटल्स में दिक्कत नहीं हो रही थी। नॉन मेटल्स में क्या था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा लिखा, हमने कहा जी ब्रोमीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, तो ठीक है वो ब्रोमीन का ही है। लेकिन जब मेटल्स में कह रहे थे कि रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो वो मेटल्स का नहीं था, वो उसके कैटायन का था। ब्रोमीन्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं आयोडीन और ब्रोमीन की बात करूं, आयोडीन और ब्रोमीन में से कौन ऊपर है, आयोडीन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा। तो फिर ठहरो, नॉन मेटल्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल का एक्चुअल मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ इट्स एनायन। बिल्कुल इसके जैसा ही ये लिख रहा हूं जी। Similarly, for non-metals, ठीक है जी, OP of non-metal actually means OP of its anion। ठीक है जी, नॉन मेटल्स में जो कंफ्यूजन रिडक्शन पोटेंशियल में क्रिएट हुई थी, नॉन मेटल्स में वही कंफ्यूजन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में क्रिएट होती है। अगेन एग्जांपल देखे, बड़े आराम से देखो। एग्जांपल, इफ वी से यहीं से पकड़ते हैं जी, आयोडीन और ब्रोमीन से, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयोडीन ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ब्रोमीन, ठीक है, इट एक्चुअली means oxidation potential of I minus is greater than oxidation potential of Br minus. Now that is very important. जब हम कह रहे थे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नॉन मेटल्स के लिए, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नॉन मेटल का दे रखा है, वो एक्चुअल में उसके एनायन यानी नेगेटिव आयन का है। सो I माइनस, ठीक है जी, 2I माइनस विल फॉर्म आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर कर रहे हैं तो ऑक्सीडेशन का रिएक्शन, नॉन मेटल नहीं ऑक्सीडाइज हो रहा, उसका एनायन अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करके ऑक्सीडाइज हो रहा था। ऐसे यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, 2Br माइनस गिव्स Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ रहे हो जी बात। तो अब मोटी मोटी बात, जो मैंने ये सीरीज लिखी है, मैंने अगर आपको नोटिस किया हो, मैंने रिएक्शन सारे रिडक्शन के लिखे हैं, लेकिन सब में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिखाया है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज व्हाट, रिडक्शन, चाहे नॉन मेटल्स थे चाहे मेटल्स थे। नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन्स ले रहे थे, मेटल के आयंस इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। तो रिडक्शन के टाइम मेटल के आयंस इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं एंड नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। अगर मैं इन रिएक्शंस को सबको उल्टा कर दूं, अगर मुझे ऑक्सीडेशन की बात करनी है तो ऑल ऑफ दीज विल बी रिवर्स्ड। तो ऑक्सीडेशन के टाइम मेटल खुद इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स अगर उल्टा करे गए, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले उनके एनायंस यानी नेगेटिव आयंस होंगे, ना कि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लास्ट बार, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मेटल के कैटायंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। नॉन मेटल्स में उल्टा है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, लेकिन नॉन मेटल के एनायंस इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कहां पे किस चीज की रिक्वायरमेंट है, हम इसको इंटरप्रेट कर लेंगे, बट एक बार इस चीज की क्लैरिटी माइंड में होना बहुत जरूरी था जी। ठीक है जी, जिनकी ये सीरीज अभी भी रह गई है ना बेटा, फटाफट से कंप्लीट कर लो ये सीरीज। ये शॉर्टकट्स भी सारे अच्छे से एक बार लिख लेना, धीरे धीरे याद हो जाएंगे जी। एंड देन वी विल स्टार्ट विद एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस। बट ये सीरीज एक बार लिख लो, उसके बाद हमने करना क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लो जी, फिर एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस हम कर लेते हैं एक बार। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस क्या हैं, मेन वो देख लेते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा, बट इस पे क्वेश्चंस काफी आते हैं। सो बहुत इजी सा टॉपिक है, देखते हैं जी। जो मैं लास्ट पर एक चीज बोल दूं, क्या, जो भी मैं ये एप्लीकेशंस दिखाऊंगा, इसके एप्लीकेशंस में ना मैं एक ऐसा बोला करूंगा, हायर इज द सब्सटेंस, लोअर इज द सब्सटेंस,
मैं उस सीरीज में उसकी पोजीशन के हिसाब से कुछ कंक्लूजन्स निकालूंगा। अब इंपॉर्टेंट बात, वो कंक्लूजन्स मेरे अकॉर्डिंग तब चलेंगे अगर जो आपने सीरीज याद की हुई है वो इस तरह से याद की है कि डाउनवर्ड्स इंक्रीजिंग क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। सो मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, हो सकता है क्वेश्चन में सीरीज उल्टी दी गई हो, पर जब मैं कंक्लूजन्स एप्लीकेशंस याद करूंगा तो ये मान के चलूंगा कि जो सीरीज आपने बनाई है या दी गई है वो नीचे को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी गई है। तो उसके बेसिस के ऊपर एप्लीकेशंस का पहला पॉइंट, एप्लीकेशंस का पहला पॉइंट है जी, लो जी, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर्स का कंपैरिजन। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर्स का कंपैरिजन, वो कैसे, वो ऐसे। तो सबसे पहले एक चीज बताओ मुझे, हमने अभी पीछे एग्जांपल में समझा सब्सटेंस हैविंग हायर SRP, है ना, सब्सटेंस हैविंग हायर SRP that is lower in series। ठीक है जी, सब्सटेंस हैविंग हायर SRP that is lower in series, क्योंकि नीचे को हमने हायर SRP लिखा था। easily gets reduced itself, वो खुद को बड़े आराम से क्या कर लेता है, रिड्यूस। बड़ी सिंपल बात है बेटा, जैसा जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वैसा वो काम आराम से कर लेगा। अगर किसी का कुछ भी काम करने का पोटेंशियल ज्यादा है तो वो बंदा उस काम को ज्यादा इजीली कर लेगा, ये लॉजिक होता है। तो यहां पे मैंने बोला क्या है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल अगर उसका ज्यादा है ना, अगर रिडक्शन पोटेंशियल उसका ज्यादा है तो वो रिड्यूस इजीली हो जाएगा। लेकिन एक क्लैरिटी के लिए, वो रिड्यूस कौन, खुद को इजीली करेगा कि सामने वाले को? वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपने आप को इजीली क्या कर लेगा, रिड्यूस, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हायर है। ठीक है जी, अगर उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, हायर है, दैट मीन्स वो सब्सटेंस लोअर इन सीरीज है। अगर ऐसा है, जो अपने आप को रिड्यूस अच्छे से करता है, तो हमने एक बहुत इजी या बहुत इंपॉर्टेंट बात पहले से सीखी हुई है, वो क्या, कि जो खुद रिड्यूस होता है वो एजेंट कौन सा होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा भी कोई काम अपने अंदर करवाता है उसकी ऑपोजिट नेचर का वो एजेंट होता है। दैट मीन्स बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक है जी, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो जी, लॉजिक तो ये था कि भाई हायर रिडक्शन पोटेंशियल, इजीली रिड्यूस्ड, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अल्टीमेटली बहुत शॉर्ट में याद करने के लिए, जितना वो सीरीज में लोअर है उतना अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या उसकी उतनी ही ज्यादा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो SRP अगर ज्यादा था तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, तो कह रहे हैं इसे ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिडक्शन पोटेंशियल। किसी भी सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उतनी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर क्या होगी, ज्यादा। ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलना या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर बोलना एक ही बात होती है जी। और हमें एक चीज और पता है, क्या, रिडक्शन पोटेंशियल खुद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इनवर्स होता है। सो दिस इज इनवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो फाइनल कंक्लूजन ये आ गया, जिस तरह की आप पावर देख रहे हो वो उस तरह के पोटेंशियल का इनवर्स होता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन में जितना चीज नीचे होगी उतना अच्छा क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना नीचे उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भैया इस सीरीज में सबसे नीचे जो होगा वो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सबसे नीचे कौन है जी, आपका फ्लोरीन। सो बेस्ड ऑन दिस, फ्लोरीन जो है बेस्ट क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। सो फ्लोरीन बन गया जी आपका बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो एप्लीकेशन लिखते निकलते हैं, ये आ गया जी सीरीज में एंड में फ्लोरीन था, वो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। इसका अगर ऑपोजिट बोलूं, अगर मैं सब चीज का उल्टा चलूं, वो क्या? सब्सटेंस। जो सब्सटेंस, ठीक है जी, हैविंग लोअर SRP, दैट इज हायर SOP। ऑब्वियसली जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम है उतना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा, क्योंकि उल्टा चला करता है। और लोअर SRP का मतलब क्या है? लोअर SRP का मतलब हायर इन सीरीज। क्या जी? हायर इन सीरीज। जितना सब्सटेंस हायर इन सीरीज है उतना उसका SRP लोअर है, SOP हायर है। दैट मीन्स वो क्या करेगा? इजीली गेट्स, हाँ जी, ऑक्सीडाइज जल्दी होगा कि रिड्यूस जल्दी होगा? जैसा पोटेंशियल ज्यादा, वो काम वो खुद के अंदर इजीली करेगा, इजीली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। और भैया जैसा वो काम खुद के अंदर करेगा उसके उल्टा क्या होएगा? एजेंट। तो अब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो बेटर क्या हो गया? बेटर हो गया रिड्यूसिंग एजेंट या बेटर रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग एजेंट बोलना या रिड्यूसिंग पावर बोलना एक ही बात है जी। समझ गए जी बात? तो अगेन अगर मैं मोटा मोटा कंक्लूजन निकालूं तो सीरीज के बेसिस के ऊपर ही आ गया, जितना सब्सटेंस हायर इन सीरीज है उतना ही वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जितना वो ऊपर है उतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे ऊपर कौन है? लिथियम। तो बन गई बात फिर। सो बेस्ड ऑन दिस लिथियम जो है वो बेस्ट क्या बन गया जी? रिड्यूसिंग एजेंट। बेस्ड ऑन दिस लिथियम इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और एक चीज जो हमें यहां से क्लैरिफाई हुई वो ये, reducing power, reducing power is inverse of reduction potential। जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का इनवर्स था, वैसे ही रिड्यूसिंग पावर रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्स है। क्यों? क्योंकि रिड्यूसिंग पावर का मतलब खुद को रिड्यूस करना नहीं है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना। सो जिस तरह का एजेंट है वो उस तरह के पोटेंशियल का इनवर्स होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर इनवर्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये हमारी पहली एप्लीकेशन होगी। तो अगर हम सब्सटेंसेस को ऊपर या नीचे देखें, नीचे वाले क्या होते हैं? अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर वाले क्या होते हैं? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग कौन नीचे कौन ऊपर है, उस हिसाब से वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट एक बात ध्यान रखना जी, एक बार फिजिकली जरूर सोचना, ऊपर वाला अच्छा क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट। ऊपर अब दो चीजें हैं, कौन कौन सी? ऊपर तो लिथियम भी है और लिथियम का प्लस आयन भी है। तो अब मैं क्या बोलूं? अभी आपने फिजिकली सोचना है। अगर ऊपर वाला रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को क्या करना चाहिए? उसे ऑक्सीडाइज। तो Li प्लस तो रिड्यूस हो रहा है तो उसकी बात नहीं हो रही। Li क्या होएगा? ऑक्सीडाइज। तो Li खुद ऑक्सीडाइज होके अच्छा क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट Li प्लस अच्छा है कि Li अच्छा है? Li अच्छा है। और जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करी थी तो बाय चांस जब हम नीचे आए तो नीचे आने वालों की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नेचर ज्यादा अच्छी हो रही थी, लेकिन नीचे भी दो चीजें हैं, फ्लोरीन भी है और फ्लोरीन माइनस का आयन भी है। तो कौन ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो खुद को क्या करेगा? रिड्यूस। ये साथ साथ जरूर सोचना, जो जैसा एजेंट है वो उसका उल्टा काम खुद के अंदर करेगा। फिजिकली सोच के फिर आंसर मार्क करना। अगर फ्लोरीन को मैं कह रहा हूं या फ्लोरीन माइनस को मैं ले रहा हूं, इन दोनों में से कोई एक अच्छा क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और उसे खुद को क्या करना है? रिड्यूस। तो फ्लोरीन माइनस तो रिड्यूस नहीं हो रहा, रिड्यूस कौन हो रहा है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ही अच्छा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो ये हमारी बहुत सिंपल सी पहली क्या होगी जी? एप्लीकेशन। लेट्स टॉक ऑफ द सेकंड एप्लीकेशन नाउ। बेटा सेकंड एप्लीकेशन की बात करें, सेकंड एप्लीकेशन में हम बात कर लेते हैं
रिएक्टिविटीज की, रिएक्टिविटी ये हमें ऑलरेडी पता है जी। लो जी देखना जी, फॉर मेटल्स क्या कहानी है, फॉर नॉन मेटल्स क्या कहानी है। मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स हायर इन ECS, हायर SOP, इजीली, अच्छा सीधा बोलते हैं जी, मोर रिएक्टिव। सो जितना वो हायर इन ECS होगा उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। वो क्यों? क्योंकि जितना वो हायर इन ECS होगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग उसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, हायर, क्योंकि लेस क्या था, SRP। अब जहां पे जो चीज चाहिए होती है ना वो माइंड में चला लेते हैं, क्या जितना ऊपर था उतना SRP कम था तो SOP ज्यादा था, SOP ज्यादा यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा। जिन मेटल्स का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, वो ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी ज्यादा रखते हैं, यानी इजीली इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो रिएक्टिव ज्यादा। तो मोटी मोटी बात ये हो गई जी, हायर इन ECS मोर रिएक्टिव। लेकिन हायर इन ECS तब अगर ECS इस तरह के पैटर्न में है बार बार। अगर मैं NCERT वाला ऑर्डर लेता उल्टा तो उसका हायर इन ECS ना होता तो फिर लोअर इन ECS होता। बट मैं तो बात ही खत्म कर रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि मैं NCERT वाली सीरीज के ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहा। मैं हमेशा सीरीज को इस पैटर्न में अरेंज करके फिर बात करूंगा, और फिर हायर जो मेटल होगा वो रिएक्टिव ज्यादा होगा। इसी तरह से नॉन मेटल्स में उल्टा हो जाए, वो क्या, लोअर इन ECS हायर SRP मोर रिएक्टिव। ठीक है जी, लोअर इन ECS मोर रिएक्टिव, नॉन मेटल्स में उल्टा होता है। मतलब इसके एग्जाम्पल की बात करें, लो जी कोई दो मेटल पकड़ लो, लेट अस टॉक ऑफ फॉर एन एग्जाम्पल, लेट मी टॉक ऑफ, क्या बात करें, एल्यूमिनियम और आयरन। एल्यूमिनियम और आयरन में से कौन सा मेटल ऊपर है? एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो था वो हायर इन ECS है देन आयरन। लेकिन अगर नॉन मेटल्स वाले एग्जाम्पल की बात करूं, लो जी नॉन मेटल्स देखो जी, आयोडीन ले लो और ब्रोमीन ले लो। सो इसके हिसाब से ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। ठीक है जी, ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब यहां पे मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट बताने वाला हूं, वो क्या, वो ये, मोर रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल जो भी होगा can displace less reactive metal, non-metal from its salt solution। ठीक है जी, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। ये स्टेटमेंट आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। मोर रिएक्टिव चीज लेस रिएक्टिव चीज को डिस्प्लेस कर सकती है। इसी को हम याद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा करते थे। क्या बोलते थे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसी स्टेटमेंट को मैं एक और तरीके से याद कराता हूं, वो क्या, दैट मीन्स मोर रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल जो भी होगा प्लस आयन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल नॉन मेटल जो भी होगा। बट ऐसे मत करना कि यहां से मेटल पकड़ लो और वहां से नॉन मेटल। अगर इधर मेटल है तो इधर भी मेटल, अगर इधर नॉन मेटल है तो यहां भी नॉन मेटल। इस केस में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल, नॉट वाइस वर्सा, उल्टा पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर मोर रिएक्टिव मेटल होगा और अगर लेस रिएक्टिव का आयन होगा, लेस रिएक्टिव का, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, उल्टा नहीं।
अब इसका एक एग्जांपल देखो जी, बहुत इजी, ये ऊपर से मैं रब कर रहा हूं, देखना जी, एग्जांपल्स देखो। लो जी, दोनों का एग्जांपल दिखाता हूं, मेटल का भी नॉन मेटल का भी। लो जी देखो जरा, फॉर मेटल चेक करो जी, फॉर मेटल है ना जी, लुक हियर, फॉर मेटल हमने एग्जांपल लिया था एल्यूमिनियम और आयरन का। तो अगर मैं एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराऊं आयरन के आयन से, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव आयरन, लेकिन उसका क्या लेना है, आयरन का आयन ले लिया, फिर रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, फिर रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन, ठीक है जी, एल्यूमिनियम डिस्प्लेसेस आयरन, ऐसा हो गया जी, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। जब हम सॉल्ट सोल्यूशन बोलते हैं, इसका मतलब ही आयोनिक फॉर्म होता है। आगे से याद रखना, मैं ऐसे बहुत बार बोलूंगा, बोलूंगा सॉल्ट और लिखूंगा आयन, क्यों? क्योंकि भैया ये जो आयन है मिलेगा कहां से, सॉल्ट सोल्यूशन से, FeSO4। और ये जो एल्यूमिनियम है ये भी अपना सॉल्ट बना रखा होगा, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है जी। अब ये प्रॉपर मैंने अभी बैलेंस नहीं किया, अभी तो सिर्फ मैंने ऐसे लिखा। अगर मैं इसको बैलेंस्ड करता, बैलेंस करता तो ऐसे करता जी, क्या? अब मुझे बैलेंस करने के लिए करना पड़ता 2Al प्लस 3Fe2 प्लस वुड गिव 2Al3 प्लस प्लस 3Fe, ये बैलेंसिंग होती। और अगर मैं इसको बैलेंस करता सॉल्ट्स के टर्म में, सो 2Al प्लस 3FeSO4 गिव्स Al2SO4 थ्राइस प्लस 3Fe। ये दोनों इक्वली गुड हैं। जहां पे मुझे सॉल्ट लिखना होता है मैं वहां पे करस्पॉन्डिंग आयन भी लिख सकता हूं। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर मैं उल्टा करना चाहूं, अगर मैं उल्टा करना चाहूं, क्या? मैं नीचे वाला कोई मेटल पकड़ता हूं, सपोज करो मैंने पकड़ा जी, लेट अस से आई टेक ऑफ, ओके चलो मैंने ले लिया जी कैडमियम, और मैंने उसको रिएक्ट करना चाहा Mg के आयन Mg2 प्लस। अगर मैं कहूं कैडमियम प्लस Mg2 प्लस, तो मैं कहूंगा जी डिस्प्लेसमेंट नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेटल्स के केस में ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर होता है। यहां तो मैंने क्या ले लिया, ये लेस रिएक्टिव क्या था, मेटल, और आयन ऑफ क्या था, मोर रिएक्टिव मेटल। ये तो गलत है जी, हमें उल्टा करना था, हमें आयन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल लेना था तो रिएक्शन पॉसिबल होता, उल्टा रिएक्शन पॉसिबल नहीं था। ये तो मैंने मेटल्स के लिए आपको करके दिखा दिया। अब डिट्टो यही चीज मैं नॉन मेटल्स के लिए भी करके दिखा दूं। लो जी, टेक अ केस ऑफ नॉन मेटल्स। अगर मैं नॉन मेटल्स के लिए करके दिखाऊं तो बहुत आराम से देखो जी, फॉर नॉन मेटल्स, उसके लिए भी करके दिखा देते हैं जी, क्या मुश्किल है जी। नॉन मेटल पकड़ते हैं, चलो आयोडीन ब्रोमीन का पीछे छोड़ते हैं जी, ब्रोमीन क्लोरीन पकड़ लेते हैं पहले। अच्छा, नॉन मेटल्स में से ज्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल नीचे वाला होता है, तो क्लोरीन कैन रिएक्ट विद आयंस ऑफ ब्रोमीन टू गिव खुद के आयंस प्लस ब्रोमीन। सो क्लोरीन मोर रिएक्टिव, क्योंकि नीचे आ रहा है, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल displaces less reactive नॉन मेटल। उसने लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, और ये रिएक्शन तब हुआ जब आयन क्या था, आयन ऑफ लेस रिएक्टिव। तो भैया क्लोरीन ने ब्रोमीन माइनस से रिएक्शन कर दिया, बट अगर मैं ऐसे करना चाहूं, अगर मैं रिएक्शन करना चाहूं तो देखना जी, इफ आई टेक रिएक्शन ऑफ लेट अस से आयोडीन प्लस साथ में ले लूं 2Cl माइनस, सो रिएक्शन नॉट पॉसिबल, फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। वो क्यों? आयोडीन तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। वो क्यों? नॉन मेटल जितना नीचे होता है उतना ज्यादा रिएक्टिव, जितना ऊपर उतना कम रिएक्टिव। ये क्लोरीन माइनस क्या, आयन ऑफ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। तो कहानी बहुत सिंपल है, ये चीज नहीं होती। अगर हम आयन ऑफ मोर रिएक्टिव ले लें भैया, फिर रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता, चाहे मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो।
तो रिएक्टिविटीज डिसाइड कर रहे थे, बेस्ड ऑन दैट कौन सा डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, कौन सा नहीं। ये सारा ईसीएस में कौन कहां पे प्लेस्ड है, कौन कहां पे लोकेटेड है, वहां से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सो इट इज एप्लीकेशन ऑफ ईसीएस। इसी के बेसिस के ऊपर एक फाइनल नोट, सेकंड रिएक्टिविटी वाले पॉइंट का ही फाइनल नोट वो ये है जी। सो अब मोटी मोटी बात ये होगी जी, ध्यान से देखना जी, फाइनल नोट मैं ऐसे लिख रहा हूं जी, क्या सॉल्ट solution of less reactive metal, ठीक है जी, can not be stored in vessel of more reactive metal because in such case displacement reaction will take place. Displacement reaction will take place. एग्जाम्पल लो जी, एग्जाम्पल लेते हैं जी। अब चलो जिंक और आयरन को कंपेयर करते हैं। ये राजी आयरन, जिंक और आयरन में से कम रिएक्टिव कौन है? आयरन। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक। तो हम क्या कह सकते हैं जी, FeSO4 solution cannot be stored in zinc vessel. लेस रिएक्टिव मेटल आयरन का सॉल्ट, FeSO4 का सोल्यूशन उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल के अंदर स्टोर करा नहीं जा सकता, बट ZnSO4 solution can be stored in Fe vessel as there will be no reaction. उल्टा करते फिर रिएक्शन ना होता, फिर स्टोरेज पॉसिबल हो जाती। तो भैया किस तरह के मेटल को किस तरह के सॉल्ट सोल्यूशन के साथ स्टोरेज में यूज कर सकते हैं और किसको नहीं, तो ये हमने रिएक्टिविटी वाले पॉइंट से कंक्लूजन निकाल दिया। और ये सारा कुछ हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर उनकी प्लेसमेंट्स के साथ लिंक कर सकते हैं जी। ये हमारा सेकंड एप्लीकेशन हो गया बेटा। अब आते हैं जी हमारे थर्ड एप्लीकेशन पे। लेट्स टॉक ऑफ थर्ड एप्लीकेशन। एक ये जो स्टोरेज वाली बात की एक बार लास्ट बार ओरली आपको क्लैरिफाई कर दूं बेटा, देख लो दोबारा से क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं CuSO4 सोल्यूशन लेता और उसको मैं आयरन वेसल के अंदर डाल देता, Fe वेसल, ये राजी Cu, ये लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव का सॉल्ट सोल्यूशन, मोर रिएक्टिव मेटल, नॉट सुटेबल, रिएक्शन हो जाएगा। उल्टा अगर मैं FeSO4 सोल्यूशन को कॉपर वेसल में डाल दूं तो सही है जी, सुटेबल है, फिर रिएक्शन नहीं होगा। इसी तरह से मैं ऐसे ही बोल सकता हूं जी, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर अगर मैं आयरन स्पेचुला यूज करूं तो वो भी सुटेबल नहीं है, नॉट सुटेबल। मतलब समझाता हूं, सपोज करो स्पेचुला क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी के अंदर छोटा सा चम्मच होता है, पतला सा चम्मच होता है, जो केमिकल्स को इधर से उधर, पाउडर वाले केमिकल्स को इधर से उधर ट्रांसफर करने के काम में आता है। सो काइंड ऑफ स्पून स्पेचुला। तो मान लो ये स्पून है जी और ये आयरन का है और नीचे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है। मैंने क्या करा, आयरन के चम्मच से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को ऐसे ऐसे मैं शेक कर रहा था, हिला रहा था। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नीचे से वो चम्मच गायब हो गया, मैं ऐसे हिलाता ही रह गया। वो क्यों? चम्मच तो बीच में घुल जाएगा, रिएक्ट हो जाएगा। तो फिर आयरन के स्पेचुला को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में यूज नहीं कर सकते। जिस सोल्यूशन में जिस मेटल का वेसल नहीं यूज कर सकते, हम उसी मेटल का स्पेचुला भी यूज नहीं कर सकते, क्योंकि रिएक्शन हो जाएगा, हमें रिएक्शन नहीं कराना था। क्लियर है जी बात? अब तो क्लियर है। लो जी, अब हम आते हैं जी थर्ड पॉइंट पे, थर्ड एप्लीकेशन पे। तीसरी एप्लीकेशन में बात करता हूं बेटा। हमने कहा था दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं, एक गैल्वेनिक सेल और एक इलेक्ट्रोटिक सेल। दोनों के रिलेटिव में एक पॉइंट बताना चाहता हूं। इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल्स, substance
having higher SRP, that is lower in series, act as cathode, and substance having lower SRP, that is higher SOP, that is higher in series, that is higher in ECS बोल देते हैं जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहां भी ECS ही बोलते हैं जी, लोअर इन ECS, हायर इन ECS, एक्ट एज एनोड। अगर हम इन दोनों में से अगर हम इस सीरीज में से किसी दो सब्सटेंसेस को लेके एक गैल्वेनिक सेल बनाना चाहें तो हर सेल में एक कैथोड भी होगा, एनोड भी होगा। तो भैया जो सब्सटेंस नीचे आता है वो कैथोड होगा और जो सब्सटेंस ऊपर आता है वो एनोड होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल एक सेल होता है डेनियल सेल, इट इज लेट्स से एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल। जो गैल्वेनिक सेल है बेटा वो पूरी क्लास ऑफ सेल्स है, पूरी क्लास है, ठीक है, कैटेगरी है। डेनियल सेल उस कैटेगरी का एक एग्जाम्पल है। डेनियल सेल मेड बाय जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड से बनता है। तो बताओ जी कहां गया जिंक अपना, लो चेक करते हैं जी, कहां है जिंक, ये राजी जिंक, और कहां है कॉपर, ये राजी कॉपर। जिंक और कॉपर में से नीचे कौन है, कॉपर, और जो नीचे है वो क्या होगा, कैथोड। तो इसमें कॉपर एक्ट एज कैथोड एंड जिंक एक्ट एज एनोड। सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्सटेंस नीचे है वो कैथोड बनेगा और जो ऊपर है वो क्या बनेगा, एनोड। ये हम गैल्वेनिक सेल्स के अंदर यूज कर रहे हैं और ये भी एप्लीकेशन ऑफ क्या हो गया जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थर्ड पॉइंट हो गया जी। क्लियर है जी, बहुत इजी इजी एप्लीकेशंस हैं। लो जी फोर्थ एप्लीकेशन पे आते हैं जी, चौथी एप्लीकेशन। सो लेट मी टॉक ऑफ फोर्थ एप्लीकेशन। फोर्थ एप्लीकेशन है इन केस of electrolysis, that means electrolytic cell. In case of electrolysis or electrolytic cell, substance lying lower in series will have higher SRP, so will be reduced first at cathode. So will be reduced first at cathode. Very important. जो सब्सटेंस लोअर इन सीरीज है वही कैथोड पे जाके पहले रिड्यूस होगा अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जो सब्सटेंस नीचे आता है वो पहले रिड्यूस होगा, पहले रिड्यूस होगा। अगेन एग्जांपल देखो जी, एग्जांपल अगर मैं एक्वस NaCl ले लूं, क्या ले लूं, एक्वस NaCl। एक्वस NaCl में क्या क्या है, Na प्लस आयंस है, Cl माइनस आयंस है एंड वाटर प्रेजेंट है। ठीक है जी, Na प्लस आयंस, Cl माइनस आयंस एंड वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे रिड्यूस कौन कौन हो सकता है जी, लो Cl माइनस ऑलरेडी रिड्यूस्ड है, ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म है, अब और थोड़ी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इट कैन गेट ऑक्सीडाइज। ज्यादा से आइए जी, तो ऑक्सीडाइज हो सकता है। अभी हमारा ध्यान रिडक्शन पे था, तो Na प्लस एंड वाटर, ठीक है, यहां पे ऑप्शन है जी, ऑप्शन बिटवीन रिडक्शन ऑफ Na प्लस और वाटर। लो जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज चेक करें जी, कहां है जी, ये रही जी, ये रहा जी आपका Na प्लस का रिडक्शन और ये रहा जी आपका वाटर का रिडक्शन। बोलो जी, जो नीचे होगा वो पहले रिड्यूस होगा, तो Na प्लस रिड्यूस होगा या वाटर, वाटर। सो क्लियरली
H2O will be reduced before Na plus. ठीक है जी, H2O will be reduced before Na plus. अभी बेटा हमने चैप्टर करा था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, उसमें याद करो हमने कहा था hence during extraction of highly reactive metals like Na, aqueous solutions are avoided. उनको अवॉइड करते हैं, aqueous solutions are avoided. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज करते हैं जी. अगर मैंने aqueous NaCl लिया तो भैया Na प्लस और वाटर में रिडक्शन के लिए चॉइस हो जाएगी. कौन रिड्यूस होगा? दोनों हो सकते हैं. Cl माइनस हो ही नहीं सकता था, वो तो ऑक्सीडाइज होता. अभी हम रिडक्शन की बात कर रहे हैं, और ये जो भी होता है किस पे होता है? कैथोड पे. कैथोड पे रिडक्शन कौन करेगा? Na प्लस या वाटर? तो भैया इन दोनों में जब ऑप्शन हुई तो हमारा ECS की एप्लीकेशन का पॉइंट कहता है जो जितना नीचे होगा उतना उसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा उसी की टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की. तो बात क्लियर होगी जी. अगर उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है तो पहले वो रिड्यूस होगा. तो Na प्लस और H2O में से पहले कौन रिड्यूस हो गया? वाटर, क्योंकि वाटर नीचे था जी. अब अगर वाटर रिड्यूस हो गया तो फिर तो Na प्लस रिड्यूस ही नहीं हुआ. अगर हमने एक्स्ट्रैक्ट, Na तो बना ही नहीं, वाटर रिड्यूस हो गया. वाटर हमारा पर्पस Na बनाना था, वो तो हम बना ही नहीं पाए. इसीलिए जब हम इतने रिएक्टिव मेटल्स को बनाना चाहें तब हम उनके एक्वस सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करते, उनके मोल्टन सॉल्ट्स लेते हैं. जितने भी ये मेटल्स हैं, ये जो वाटर से ऊपर हैं, इन्हीं को हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स बोलते हैं जी. मेटल्स अबव H2O इन ECS, ये सारे हम बोलते हैं जी हाईली रिएक्टिव मेटल्स. यही सारे क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है जी, यही सारे क्या होते हैं बेटा? हाईली रिएक्टिव मेटल्स. लो जी, ये हमारी चौथी एप्लीकेशन भी हो गई जी किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की. तो बेटा यही मेन 4 एप्लीकेशंस होती हैं जी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की. तो पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो अच्छे से शॉर्टकट की फॉर्म में, फिर उसको इंटरप्रेट करना सीखो, फिर उसकी एप्लीकेशंस को याद करो. आज हम अभी इतना ही करते हैं जी. आज हमने सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना और उसको अप्लाई करना सीखा है जी. सो वी स्टॉप हियर टुडेस क्लास. यहां से कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.